हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला मोमेंटम वर्ल्ड कप का मैच, जो कि होने जा रहा है लायंस और नाइट्स के बीच में। तो इससे पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, अगर आपने आज का जो मैच का हमने वीडियो अपलोड करा था वो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितना अच्छा गया था सारी चीज़ें। अगर आपने वीडियो देख के टीम बनाई होगी, मतलब जो जो पॉइंट्स हमने बताए थे, हमारा जो कैप्टन था, मतलब अगर जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो खेलते तो शायद उनको बहुत लोग ले भी नहीं रहे थे। लेकिन हमारे लिए तो पहले से ही वो ना सिर्फ टीम का पार्ट थे बल्कि कैप्टनसी चॉइस भी थे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत कहीं से होना चाहिए, सारे की सारे प्लेयर्स हमारे टीम में थे जिन जिन प्लेयर्स के बारे में हमने बताया था। अच्छा, वो सब छोड़ दीजिए कि क्या बताया था क्या हुआ। अगर आपने आज का मैच देखा होगा, आपने देखा होगा कि बैटिंग बहुत ज़्यादा मतलब स्लगिश हो रही थी और स्लोअर बॉलरों को हेल्प काफ़ी मिल रहा था। कोबरा कहाँ पे पीछे रह गई, जो मुझे लगा कि उनके पास प्रॉपर, एक तो उनकी बॉलिंग लाइनअप मुझे कभी भी पसंद नहीं आई है, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है। अगर थोड़ा और वो खेलते हैं तो शायद आगे जाके ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इनएक्सपीरियंस्ड है। और स्पिनर्स की कमी, एकमात्र फ्रंटलाइन स्पिनर्स को लेकर वो आए थे, उन्होंने कमाल की बॉलिंग करी थी इमरान मनाक, इसके सिवाय और कोई स्पिनर नहीं थे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो प्रेनालिन सुब्रायन और सनुडिन मुत्तुसामी ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई डॉल्फिन्स के होकर। तो कहीं ना कहीं पे पिच पे बैटिंग तो हमें मुश्किल होती हुई दिख रही है। टोनी डेजॉर्ज ही एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे कोबरास के होकर, नहीं तो उस तरह से कोई भी, मतलब आप अगर हम कहेंगे बैट्समैनों के बारे में तो उस तरह से नहीं चला। ऑफकोर्स दूसरी इनिंग में रॉबी फ्राइलिंग और मुत्तुसामी ने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन आप उनको बैट्समैन नहीं कह सकते शायद। ठीक है, तो मुश्किल तो हो रहा था जी, जो भी बैट्समैन ग्रामर समझ के मतलब बेसिक्स के साथ खेल रहे थे उनको दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, और ये चीज़ हमने नोटिस करा है, पेसरों से ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में तो बहुत ही मुश्किल में डाला हुआ था स्पिनरों ने। इवन इमरान मनाक ने 2 मेडन ओवर भी निकाले थे, अगर आपने नोटिस करी होगी। तो अभी इन दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो लायंस के मैचेस तो मतलब 2-3 दिन पहले तक भी हुए हैं, आई होप आप सभी को काफ़ी आइडिया होगा। नाइट्स एक ऐसी टीम के तौर पे सेमीफाइनल पे आई है जो अभी भी मैचेस नहीं जीती है, एकमात्र टीम है जो विदाउट विनिंग एनी मैच सेमीफाइनल पे आ चुकी है यहाँ पे। एक ही मैच वो खेले थे डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में, और वो मैच ऑफ कोर्स वो हारे थे। उसके बाद उनका एक भी मैच नहीं हुआ था। तो नाइट्स के टीम के बारे में काफ़ी लोगों को आइडिया कम होगा, स्पेशली जो सिर्फ इस सीज़न से ही मोमेंटम वनडे कप खेल रहे हो। हमें काफ़ी आइडिया है, हम काफ़ी सालों से खेल रहे हैं क्योंकि, लेकिन फिर भी आइडिया अभी भी हमें नाइट्स की तरफ से कम ही होगा क्योंकि काफ़ी सारे नए प्लेयर्स वगैरह हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें बात करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा होगा पिछले मैचों की वीडियोस से ये, तो ध्यान से सुनना। मैं कोशिश करूँगा जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँ, और जैसा हमारा टूर्नामेंट अच्छा चल रहा है कल का मैच भी अच्छा ही जाए। ठीक है, क्या है कि इन दोनों टीमों के मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो हुए हैं वो नो रिजल्ट रहे हैं। मतलब पिछले 5 में से अगर हम मैचेस देखें तो सिर्फ 2 मैचेस के रिजल्ट हमें ढूंढने को मिलेगा, आखिरी रिसेंट जो 5 मैचेस हुए हैं उनमें से, और वो 2 मैच में लायंस जीती है। तो रिसेंट मैचेस को ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी पुराने दिन तक जाने पड़े। 2017 का मैच यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं। अच्छा, ये फिक्सचर में जो होता है ना, नाइट्स की बैटिंग यहाँ पे हमेशा ही कहीं ना कहीं से स्ट्रगल फेस करती है। एक मैच जो वो जीते थे शायद, हाँ, वो जो जीते थे, उसके अलावा हर मैच पे ही इनको एज ए बैटिंग साइड स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। ठीक है, और रिसेंट जो 2 मैचेस हुए हैं, मतलब पिछले साल का एक मैच और उसके पहले वाले साल का एक मैच, वहाँ पर तो उनका बैटिंग कोलैप्स भी हो चुका है। लायंस की बैटिंग दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो ठीक ठाक रहा है, कंपैरेटिवली तो बेटर रहा ही है। अगर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो नाइट्स के बारे में अगर आपको याद हो, जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ था, क्योंकि नाइट्स ग्रुप ए में थे तो उनके हम मैचेस हमने पहले कवर करे थे, तो मैंने बताया था कि नाइट्स हिस्ट्री ये रहा है कि एज ए बैटिंग साइड वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होते हैं। 2-3 प्लेयर्स होते हैं, उनके ही ऊपर पूरा बैटिंग जो है डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा करते हैं तो बैटिंग अच्छी हो जाती है, और अगर वो अच्छा नहीं कर पाते हैं तो बैटिंग अच्छा नहीं होता है, क्लियर सी बात है। लेकिन बॉलिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। पिछले सीजन में सेमीफाइनल्स तक वो पहुंचे थे अपनी बॉलिंग यूनिट के ऊपर डिपेंड करके। अगर हम लायंस की तरफ से बात करें तो पिछले मैच में रायन रिकल्टन नहीं खेले थे, और भी 2-3 बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेले थे, तो बैटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका था उनकी तरफ से पिछले मैच में। ठीक है,
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनके बैटिंग में अभी डोमिनिक हेनरिक्स दे रहे हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं और अभी तक तो वो स्टैंड आउट परफॉर्म कर ही जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से बाकी कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। डिलानो पोडगाइटर पहले जो 2 मैच खेले गए थे वहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा, उसके बाद तीसरे मैच में जहाँ पर उनकी ज़रूरत थी वहाँ पर वो खास कुछ कर नहीं पाए। तो कंसिस्टेंसी की कमी हमें हमें नज़र आ रही है लायंस की बैटिंग में। बॉलिंग लेकिन यहाँ पर भी अच्छी हो रही है, तो दोनों ही टीम यहाँ तक जो आई है, लायंस ने तो ज़्यादा मैचेस खेले हैं, बॉलिंग अच्छा करके आए हैं, और नाइट्स का तो हिस्ट्री ही रहा है एक बेटर बॉलिंग साइड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हमें देखने को मिलता है, लायंस का बॉलिंग यहाँ पर भी सही रहा है, स्पेशली रिसेंट जो 2 मैचेस हुए हैं, जब मैं वो आपको दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। लेकिन नाइट्स की बॉलिंग उस तरह से यहाँ पर अच्छा नहीं कर पाई है, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए तो ये है पहला मैच। लायंस ने बना था 294। रीजा हेंड्रिक्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे थे, लेकिन कल के मैच में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेलने वाले हैं नहीं। वो कौन कौन हैं उनके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। अभी तक अगर उनका आप सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे ड्रीम 11 पर, तो 80% 90% के सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स हैं, लेकिन वो कल के मैच में खेलने वाले हैं नहीं। तो सबके बारे में बातें करेंगे यहाँ पर। तो देखो 294 हुआ था, एक गेंद रह गया था 50 ओवर होने से बस। नाइट्स चेस तो कर ही नहीं पाई, 234 फॉर 9, जहाँ पर बॉयरन हेनरिक्स, बियॉन फॉर्चून और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने लीड करा। उस टीम में जो नाइट्स की तरफ से रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं उनमें से अभी कोई अवेलेबल नहीं है। अगला मैच, और ये इकलौता मैच है जो नाइट्स जीती थी, इनकी बैटिंग यहाँ पर अच्छी हुई थी, जहाँ पर लीड किया था कीगन पीटरसन ने। बॉलिंग से फिर से बियॉन फॉर्चून और बॉयरन हेनरिक्स। लायंस ने जो है चेस कर लिया रन को, ऊपर से डसन और नीचे से प्रिटोरियस माल्डर। बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है नाइट्स की तरफ से, ठीक है। अगला मैच फिर से आप देखेंगे कि बैटिंग में नीचे जाना पड़ा, और ये मैच टाई हो गया था, मतलब नाइट्स फिर से नहीं जीत पाई, जहाँ से क्रूगर, वैन शाल्क्विक, फिर से बॉयरन हेनरिक्स और बॉयरन फॉर्चून के विकेट्स, और ये कुछ विकेट टेकर्स थे। लायंस की तरफ से डोमिनिक हेनरिक्स, यही एक लौता मैच है जहाँ पर उनका रन आपको दिख रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे डसन, फॉर्चून, पिटोरियस, फिर से नीचे से हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। सेकेंड लास्ट मैच लायंस ने बनाया 299, फिर से आपको दिखेगा रीजा हेनरिक्स का यहाँ पर परफॉर्मेंस। जानमन मलान तब खेलते थे इस टीम के होकर, डस्टन का फिर से मल्डर, और ये कुछ बॉलर से। नाइट्स का हो गया बैटिंग कोलैप्स, फिर से बियॉन फॉर्चून और मल्डर, ठीक है। इनमें से कोई भी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें से 99% प्लेयर अवेलेबल नहीं है दोनों टीमों में से। और आखिरी जो मैच हुआ था, लायंस का स्कोर फिर से 275 तक गया। नोटिस करो स्कोर्स कहाँ से बन रहे हैं, निकी वैंडनबर्ग, डेलानो पोडगाइटर, टॉप ऑर्डर से एक ही नाम हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिला था कुछ हद तक, वो थे रीजा हेनरिक्स। और जब रीजा हेनरिक्स नहीं है तो स्कोर्स कहाँ से बन रहे हैं देखिए। बॉलरों में से बुदासा के 4 विकेट्स, ये कुछ विकेट टेकर्स थे। नाइट्स का फिर से बैटिंग कोलैप्स हो गया। एंडीज गाउस और स्नीमन, मतलब टॉप 3 में से 2 प्लेयर्स ने रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद ही बैटिंग कोलैप्स हुआ। आरोन फंगीसो, बियॉन हेनरिक्स, बियॉन फॉर्चून, बॉरन हेनरिक्स और बियॉन फॉर्चून, नाम सिमिलर लग रहे हैं ना, और आरोन फंगीसो ये नए आए, ठीक है। तो जो देखने वाली बात है, लायंस की बैटिंग भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है यहाँ पे, उनको भी काफ़ी नीचे तक बैटिंग जाना पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे वाले बैट्समैनों ने यहाँ पे परफॉर्म करा है। आप नोटिस करो ध्यान से, निकी वैंडनबर्ग, डेलानो पोडगाइटर कितने नंबर के बैट्समैन हैं, 5 6 7 उसी जोन पे, लेकिन इन्होंने रन बनाया भी है। बुदाजा 4 विकेट, मतलब बॉलिंग तो यहाँ पे स्ट्राइक बॉलर्स की अच्छी रही ही थी। उसके बाद अगला मैच अगर हम देखेंगे तो टॉप ऑर्डर से रीजा हेनरिक्स तो हमेशा अच्छा करते ही हैं, साथ में जानमन मरान ने भी यहाँ पर अच्छा करा था। माल्डन नीचे से ज़रूरत पड़े थे, रन यहाँ पर काफ़ी बना था। उसके बाद डोमिनिक हेनरिक्स, ये एक लौता मैच है। डसन यहाँ पर काफ़ी अच्छा करते थे, तो उनकी बात हम छोड़ देते हैं। डोमिनिक हेनरिक्स एक ही मैच यहाँ पे रहा है जहाँ पर उन्होंने 50 बनाया है, नहीं तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फिक्सचर है जहाँ पर डोमिनिक हेनरिक्स नहीं चले हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और फिर से आप देखेंगे नीचे वाले बैट्समैनों का रोल भी आया है और उन्होंने परफॉर्म भी करा है। उसके बाद अगला मैच फिर से आपको डसन, और इस बार फिर से देखिए नीचे वाले बैट्समैनों का रोल भी आया, उन्होंने परफॉर्म भी करा। एक और मैच जहाँ पर डसन फिर से और रीजा हेनरिक्स यहाँ पर रहे हैं, तो इस बार ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो रीजा हेनरिक्स जहाँ जहाँ पे चले हैं वहाँ पर तो ज़रूरत ऑफकोर्स नहीं पड़ी है, और डसन एक नाम रहे हैं जिन्होंने मतलब टॉप 3 टॉप 4 में आते थे, उन्होंने कंसिस्टेंट रन बनाया हुआ है। लेकिन जहाँ पे रीजा हेनरिक्स नहीं चले हैं और डसन भी नहीं खेले हैं, तो नीचे वाले बैट्समैनों के पास रोल आया है, जाहिर सी बात है, और उन्होंने यहाँ परफॉर्म करा भी है। लेकिन अगर हम नाइट्स की तरफ से देखेंगे
तो एक बार जो यहाँ पे उन्होंने 300 के ऊपर बनाया था, उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की ही देन थी। उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो उनके मतलब मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर से उतना परफॉर्मेंस आया नहीं है। यहाँ पर आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि फिर भी आया था, लेकिन उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो उस तरह से आया नहीं है। टॉप ऑर्डर से फिर भी कुछ अगर परफॉर्मेंस आए हो तो आए, नहीं नीचे से हमें उस तरह के परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से सेम सिचुएशन में आने के बावजूद भी लायंस की टीम जो है वो एक मोर देन एवरेज टोटल बना के गई है, लेकिन नाइट्स की टीम जो है वो कोलैप्स हुई है। क्लियर सा सीन है। कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन नाम हमें बॉलिंग में देखने को मिले हैं। बियॉन फॉर्चून, बॉयरन हेनरिक्स तो मतलब रेगुलर विकेट टेकर रहे हैं। इसके सिवाय पिछले मैच में मतलब आखिरी मैच में आरन फंगीसो थे। इसके सिवाय भी कुछ कुछ नाम एक आध विकेट करके आपको दिखेंगे, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली कोई नहीं है। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो बताने लायक था। बहुत ज़्यादा स्कोर इस फिक्सचर में बने नहीं हैं, अनलेस रीज़ा हेनरिक्स सामने वाली टीम से कुछ करें, जैसे कि या फिर डसन, इन दोनों में से कोई करें। तो लायंस की तरफ से ये बड़ा स्कोर जो बना था इन दोनों में से किसी की देन थी। इसके सिवाय रीज़ा हेनरिक्स ने जब जब बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जैसे कि यहाँ पे 299 बना था और यहाँ पर भी 294 बना था, वो भी रीज़ा हेनरिक्स की ही देन थी। ठीक है, डसन और रीज़ा हेनरिक्स की। तो ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर बड़े स्कोर्स बने थे, नहीं तो मोर देन एवरेज टोटल हमेशा लायंस ने बनाया हुआ है और नाइट्स हमेशा ही पीछे रही है लायंस से। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें तो दो नाम जो आपने देखे हैं, रीज़ा हेनरिक्स 136 का औसत, लेकिन वही जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, जिस दिन चले हैं उस दिन शतक और जिस दिन नहीं उस दिन खाली, लेकिन कंसिस्टेंट रहे हैं। राशिद वैन डर डसन 80 का औसत वो रखते हैं। नाइट्स की तरफ से कोई भी नहीं है बताने लायक कंसिस्टेंसी के मामले में। ठीक है, लायंस की तरफ से बियॉन फॉर्चून, बॉयरन हेनरिक्स, जो दो नाम आपने देखे हैं, जाहिर सी बात है वो तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। लेकिन मतलब बात यह है कि इनमें से जितने भी प्लेयर्स के आपको नाम दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी कल के मैच में खेलने वाला नहीं है। और जी हाँ, रीज़ा हेनरिक्स, बियॉन फॉर्चून भी खेलेंगे नहीं, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे आज के मैच में जानेमन मलान, डेविड मिलर, नादिर बर्जर नहीं खेले थे, क्योंकि वो पाकिस्तान आएंगे, T20 सीरीज़ जो होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका का, उसका पार्ट वो है। इसके वजह से उनको 14 दिन क्वारंटीन में रहना है, इसकी वजह से वो जल्दी आ रहे हैं। तो उस लिस्ट में इनका भी नाम आता है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो इसीलिए कल के मैच में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स खेलने वाले मोस्टली नहीं हैं, जिनके बारे में हो सकता है आप लोगों को, मेजोरिटी ऑफ द जनता को काफ़ी ऑलरेडी आइडिया हो चुकी है। तो ग्राउंड में अगर बात करें तो आई होप आप सभी को अभी तो पता चले गया होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपको दिखाऊं तो हिस्ट्री ये है कि कुछ प्लेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा जो हो सकता है कल के मैच में खेलें। ठीक है, जैसे कि लायंस की तरफ से मैंने बताया हुआ था कि कागिसो रपुलाना इस सीज़न के मैचेस में नहीं दिखा रहा, क्योंकि सारे मैचेस इसी ग्राउंड पे हुए हैं, तो वो नया कुछ बताने के लिए है नहीं। कागिसो रपुलाना का ये घर है। ठीक है, आखिरी मैच पर भी कुछ रन उन्होंने बनाए थे, 20-25 रन, ज़्यादा नहीं खेल पाए थे, लेकिन ये इनका घर है। ये जब भी यहाँ पर खेलते हैं ना, कुछ ना कुछ स्कोर हमेशा यहाँ पर बनाते रहते हैं। आप देख सकते हैं 2 मैच वो पीछे जो खेले थे, रन उन्होंने बनाया था। आखिरी मैच में भले ही बहुत ज़्यादा स्कोर तो वो नहीं खड़ा कर पाए थे, लेकिन ये कुछ है। इसके सिवाय निकी वैंडनबर्ग कल के मैच के डिफ़ॉल्ट कीपर होने वाले हैं। मतलब कोई और दूसरे कोई कीपर को ले या नहीं ले, इनको तो सभी लेने वाले हैं, लेकिन मैं आपके इनके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। अच्छा, तो यहाँ पे और कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ प्लेइंग 11 पर, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि स्क्वाड में शायद कुछ नए इंक्लूशंस भी हो सकते हैं दोनों टीमों में, लेकिन वो कौन होंगे भी या नहीं ये हमें पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्क्वाड्स कुछ अनाउंस नहीं किए गए हैं। जो पहले वाले स्क्वाड थे, अगर उनमें से ही कोई प्लेयर, जो जो प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे उनके जगह पर आते हैं, तो जो चेंजेस हो सकते हैं नाइट्स की तरफ से, ग्रैंड मुकोवेना आ सकते हैं स्निमन के जगह पर ओपनिंग करने। ग्रैंड मुकोवेना हाईली इनकंसिस्टेंट एक प्लेयर है, मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है। जिस दिन चलते हैं उस दिन मतलब 60-70 के नीचे तो ये नहीं रुकते हैं, और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से भी रन बनाते हैं, लेकिन इनको चलना भी चाहिए। ठीक है, स्मॉल लीग में रिस्क भी है, मैं इतना तो कह ही सकता हूँ, और लेकिन बड़ी लीग में ये डेफिनेटली ट्रायबल प्लेयर है, कम से कम वाइस कैप्टनसी के लिए चॉइस तो ये बन ही सकते हैं। बाकी पैट्रिक क्रूगर खेले थे फर्स्ट मैच पर, एक ही मैच हुआ है नाइट्स का, याद रखना। गाउस, ये दोनों अवेलेबल हैं, मोस्टली खेलेंगे। पाइटी वैन विजडॉन एक और प्लेयर है जो कल के मैच में मोस्टली नहीं खेलेंगे, और हो सकता है कि फरहान बेहरदीन कल के मैच में फरहान बेहरदीन या शॉन वॉर्नबर्ग में से कोई कैप्टनसी करे। जो प्लेयर यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं वो है शॉन या शीन, जो भी नाम है इनका, वाइट हेड,
ये जनरली एक ऑलराउंडर है, लेकिन उस तरह से नाइट्स के बेंच पे कोई जेन्युइन बैट्समैन तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, कि कोई आ सके लाइक टू लाइक चेंज के तौर पे पार्टी वैन विजिलेंट की जगह पर। तो अगर स्क्वाड में कोई नए प्लेयर का इंक्लूशन होता है तो अलग बात है, नहीं तो मुझे लगता है यही थोड़े बहुत पोटेंशियली अच्छे चेंज हो सकते हैं। थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, जनरली बॉलिंग ऑलराउंडर है। उसके बाद फरहान बेहरदीन, फेरिस्को एडम्स, वानडिले माकुवेतु, पैट्रिक बोथा, वॉनबर्ग, बुदाजा, मोथुआ, मोहाले, ये सब कुछ प्लेयर्स हैं। बेंच पे वैन हियरडेन और जैनसन के रूप में भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अच्छा, इनमें से कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं बताता हूँ। पैट्रिक क्रूगर पहले मैच में कुछ अच्छा, एक ही मैच जो हुआ था वहाँ पर ठीक ठाक उन्होंने पॉइंट स्कोर करा था। तो नाइट्स की तरफ से किसी भी ऑलराउंडर को कोई लेने वाले हैं तो वो पहले पैट्रिक क्रूगर को लेंगे। लेकिन पैट्रिक क्रूगर इतने कुछ खास तो है नहीं जितना मेरा एक्सपीरियंस है। ऑफकोर्स आप इनसे थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हैं, ओपनिंग भी कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि नाइट्स की बैटिंग कैसी रही है इस फिक्चर में, तो ये आपके ऊपर है कि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी स्नीमन तो नहीं खेलेंगे, 90% श्योर है, और कल की लाइनअप तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगी। एंडी गाउस पहले मैच में अच्छा खेले थे, ठीक है, आखिरी जो मैच वो खेल के गए हैं लायंस के अगेंस्ट में वहाँ पर भी अच्छा करे हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। ये 4 मैचेस वगैरह में खेले नहीं थे तो इनके फॉर्म के बारे में ज़्यादा कोई आइडिया मुझे नहीं है। लेकिन पहले मैच में जब पूरी टीम लगभग लड़खड़ा गई थी वहाँ पर भी एंडी गाउस ने ठीक ठाक बैटिंग करी हुई थी, तो मुझे लगता है अगर आप इनको लेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा आपकी टीम में। उसके बाद फरहान बेहरदीन तो डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं बैट्समैन सेक्शन में, वैसे भी आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन होंगे नहीं। नीचे अगर आप आएंगे तो पैट्रिक बोथा का बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इनको रेयरली ही होगा कोई इनको अपने टीम में ले लें। काफ़ी अच्छे स्पिन ऑलराउंडर हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह रहा, लेकिन 20-25 रन 1-2 विकेट आपके लिए निकाल के दे सकते हैं और ये काफ़ी हैंड भी साबित हो सकते हैं। नीचे बुदासा और वॉनबर्ग होंगे जो कि ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं आपके लिए। और तीसरे बॉलर के रूप में आपके पास मोहाले का ऑप्शन है, पहले मैच में उन्होंने विकेट भी निकाला हुआ था अगर आपको याद हो, और इनके पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट निकालने का। लेकिन जिस तरह का पिच बिहेव कर रहा है ना धीरे धीरे, जिस तरह का स्लोनेस मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि मतलब स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में अगर इनको मौका मिलता है तो वो कुछ खास कर पाएंगे। तो उस मामले में यहाँ पे वाइट हेड और वैन हियरडिन ये दोनों काफ़ी डिसेंट ऑप्शंस हैं। स्पिन ऑलराउंडर है वैन वाइट हेड और वैन हियरडिन जेन्युइन स्पिनर हैं, और ये दोनों ने ही लीडर को टॉप करके रखा हुआ है निचले पायदान की क्रिकेट में। तो अगर इन दोनों में से कोई खेलते हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा कोई स्पिनर ऑप्शन चाहिए, वैसे तो वॉनबर्ग आपकी टीम में डिफॉल्ट चॉइस हो ही जाते हैं। उसका पैट्रिक बोथा का भी ऑप्शन है, इसके बाहर भी अगर कोई चाहिए तो आप इन दोनों में से ट्राई कर सकते हैं। स्नीमन के जगह पर इन दोनों में से जो भी खेलेंगे ये आपके लिए तीसरे स्पिनर का रोल जो है, या दूसरे या तीसरे स्पिनर का रोल जो है वो निभाएंगे, ये याद रखना। अभी अगर हम लायंस की टीम की तरफ से बात करें तो जो जो चेंजेस हो सकते हैं, रिकल्टन, रीजा हेंड्रिक्स, बियॉन फॉर्चून, ये तीनों कल के मैच में 90% चांस है नहीं खेलेंगे। लाइनअप आपको मिल जाएगा, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है ये तीनों नहीं खेलेंगे। तो इनके जगह पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, रापुराना तो पिछले मैच में खेले ही थे, तो मार्शल आ जाएंगे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर रिकल्टन के जगह पर। उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स के जगह पर मिचेल वैन ब्यूरेन। रीजा हेंड्रिक्स पिछले मैच में खेले थे तो मिचेल वैन ब्यूरेन भी खेले थे, लेकिन एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो मिचेल वैन ब्यूरेन का जगह पक्का हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और जोनाथन डीसे को फिर से पिछले अगले मैच पर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। अभी इस टीम में आपको क्या क्या आप कर सकते हैं, किन किन प्लेयर्स को ले सकते हैं। रापुलाना तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर मुझे मतलब उस मैच में स्पेस मिलता तो मैं ज़रूर लेता, लेकिन स्पेस नहीं मिल रहा था तो मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं। कुछ रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन ये ग्राउंड इनका हर्ग है और हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाकी विलियम मार्शल 4 मैचेस से ही काफ़ी अच्छे फॉर्म पे रहे हैं, लेकिन रिसेंटली बिल्कुल भी टच पे नज़र नहीं आए हैं जो शुरुआती 2-3 मैचेस उनको मौके मिले थे। तो स्मॉल लीग में आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद आते हैं मिचेल वैन ब्यूरेन। ये भी फर्स्ट मैच में थोड़ा सा स्टार्ट ले गए थे, बस मिडिल ऑर्डर में आए थे लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे, लेकिन इनके पास एबिलिटी है बड़े इनिंग्स खेलने का। इन्होंने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में 200 रन भी बनाए हुए हैं पिछले सीजन में, तो ये एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, मैं इतना तो कह सकता हूँ लिमिटेड ओवर क्रिकेट के लिए। तो अगर आप चाहो तो टीम में ले सकते हो बड़ी लीग में, लेकिन 1-2 टीम में इनको ज़रूर से कैप्टन बना के छोड़ देना, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर पे हमेशा लायंस की तरफ से परफॉर्मेंस आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई है और परफॉर्मेंस भी। उसके बाद डोमिनिक हेंड्रिक्स, निकी वैंडनबर्ग, डोमिनिक हेंड्रिक्स शायद ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। डेलानो पॉडगाइटर, फॉर्चून की जगह पर डिसेको पिछले मैच में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक थे, थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्चून की तरह उतना क्वालिटी तो नहीं है बैटिंग में, लेकिन कर सकते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी होती है, जो पिछले मैच में नहीं कुछ कर पाए थे वो, लेकिन फिर से अगर खेलते हैं तो मैं फिर से इनका सजेशन आपको दूंगा, बाकी लेना ना लेना आपके ऊपर है।
मगाला, फंगीस और सिबोटो हॉकेन, यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस की उम्मीद नहीं है। अभी अगर हम समराइजेशन जो है, ये वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, मैं जो जो चीज़ें ऊपर आपको समझाई है वही यहाँ पर छोटा करके लिखा हुआ है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि किस हिसाब से हम हमारा टीम जो है बनाएंगे, किस हिसाब से यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस भी दिए हुए हैं। देखिए, ट्रेंड ये कह रहा है कि यहाँ पे मोर देन एवरेज टोटल ज़्यादा नहीं बना है। लायंस की तरफ से फिर भी अच्छे स्कोर्स बने हैं, लेकिन वो डिपेंड करा है दो प्लेयर्स के ऊपर, और तो वो दोनों ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा लायंस की तरफ से मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों को। स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेंगे, लेकिन ऑप्शन ज़रूर मैं रखूंगा आपके सामने जो आप बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो। और नाइट्स की तरफ से तो वैसे ही बैटिंग में आपके पास ऑप्शंस भी नहीं है और हिस्ट्री भी उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन ये तो है रिकॉर्ड्स की बातें। अगर आपने आज का मैच देखा होगा, आपने देखा होगा बैटिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम हो गया था। स्पेशली स्लोअर बॉलर्स को तो बहुत हेल्प मिल रहे थे और बैटिंग काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कल के मैच में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी नाइट्स की तरफ से बहुत सारे बैट्समैन लेने लायक नहीं होंगे। हो सकता है कि कल के मैच में वैसे भी लोग जो है बॉलिंग हैवी टीम बनाए। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बॉलिंग हैवी ना सही, लेकिन बॉलरों को ज़्यादा कल के मैच में ज़रूर रखना, स्पेशली स्पिन बॉलरों को। ठीक है, क्योंकि देखिए बैट्समैनों को अगर आप रखेंगे, अगर वो चलते हैं ठीक है, अगर वो नहीं चलते हैं ना, तो हो सकता है कि कल के मैच में जो स्पिन बॉलर्स वगैरह हो, अगर वो एक विकेट भी निकाल देते हैं, बाकी इकोनॉमी का बोनस, मेडन के बोनस वगैरह आपको दे सकते हैं। जो आज के मैच में आपने मनाक का देखा ही होगा, इवन जोनो बर्ट ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि स्लो बॉलर्स और स्पिनर्स को कल के मैच में अंडर एस्टिमेट नहीं करना। भले ही ट्रेंड जो है यहाँ पे मोर देन एवरेज टोटल का रहा है, इसलिए लायंस की तरफ से तो रहा ही है, लेकिन कल के मैच में आपको एक बैटिंग कोलैप्स का सीन भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से मैचेस आज हुए हैं, उसके बाद लगातार सेकेंड डे में मैच होगा सेम पिच पे, तो मुझे लगता है चांसेस तो हैं। हालांकि आप ज़्यादा मतलब कॉन्सिडरेशन में नहीं रख सकते इसको कि होगा ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ हो सकता है। सही है। तो जो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस हैं अभी के लिए, तो रिकल्टन, रीजा हेनरिस को लोगों ने ले रखा है। लेकिन जो जो ऑप्शंस हैं, निकी वैंडनबर्ग, अभी निकी वैंडनबर्ग कल के मैच में सबके टीम में होने वाले हैं, लेकिन निकी वैंडनबर्ग एक ऐसे प्लेयर है ना जिनका मैंने पिछले सीजन से ऑब्जर्व करा हुआ है। जब भी इनको प्रॉपरली मौके मिले हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, इन्होंने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करा है। अगर कल के मैच में लायंस पहले बैटिंग करती है, निकी वैंडनबर्ग को डेफिनेटली ट्राई करना। स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको रिस्क लेना है। कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टनसी के लिए तो कर ही सकते हो, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सभी टीम में रखेंगे, तो सिर्फ वाइस कैप्टन बना के आप बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो रख लेना टीम में, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ना भी ना आपके ऊपर है। लेकिन जीएल में एक और बहुत डेफिनेट चॉइस, और आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर भी निकी वैंडनबर्ग चले हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, उसके बाद बॉलरों में से, जो कि मैं तो कल के मैच में काफ़ी शायद प्रेफरेंस भी दूं कि बॉलरों में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, इवन स्मॉल लीग में भी। सबसे पहले तो फंगीसो का नाम आ जाता है। क्या कमाल के फॉर्म पे ये चल रहे हैं भाई साहब। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो हम कह सकते हैं, बॉलिंग से विकेट तो निकाल ही रहे हैं, इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं, मिडन वगैरह भी निकाल रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी सी बैटिंग भी ये कर लेते हैं। और उसके बाद जोहानिस डिसे को टीम में लेना ही बड़ी बात हो जाएगी। स्मॉल लीग में पहले मैच में तो अटर फेल हुए थे, लेकिन मुझे अभी भी इन पर भरोसा है, और मैं शायद बड़ी लीग में एक आध टीम में इनको कैप्टन ज़रूर बनाऊं। ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद रापुलाना और वैन ब्यूरन में से कोई एक। रापुलाना स्मॉल लीग में मुझे लगता है आप ले सकते हैं इनको। 30-40 रन की अगर बना देते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी फायदे का डील हो सकता है। और ये ग्राउंड पे इनके रिकॉर्ड्स कम उस तरह से बुरे तो नहीं हैं। नाइट्स की तरफ से बेहार्डीन और क्रूगर अभी सेफेस्ट टीम में होंगे जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि स्नीमन वगैरह और पेट्रुस वैन बिजलन वो तो खेलेंगे नहीं मोस्टली। उसके बाद वॉनबर्ग और गुदासा में से कोई है। बॉलरों में से वॉनबर्ग एक और नाम है, इनके बारे में मैं स्पेशली आपको हाईलाइट करवाना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली जो 4 डे मैच हुआ था ना इन दोनों टीमों के बीच में, वॉनबर्ग ने दोनों इनिंग्स मिलाकर शायद 9 या 10 विकेट निकाले थे इसी टीम के अगेंस्ट में। तो रिसेंटली ही जो काम ये करके आए हैं इस टीम के अगेंस्ट में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इनका। और वैसे भी वॉनबर्ग एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, स्पेशली इस तरह से स्लो कंडीशंस में तो ये और भी खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद बुधासा, पैट्रिक बोथा बहुत बड़े पंड बन सकते हैं आपके लिए अगर आप ट्राई करना चाहो तो, स्पेशली बॉलिंग की तरफ से ही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मुकोयना हिट और मिस है स्मॉल लीग में, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन बड़ी लीग में ट्राई जरूर करना। एंड इस गाउस उसके बाद, और बॉलरों में से मोहाले और वाइट हेड में से कोई एक। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम।
तो ये है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं। आपको बेसिक जो चीज़ देखने को मिल रही है ना, एक पेसर दो स्पिनर, एक पेसर दो स्पिनर, ये मैंने बरकरार रखा है। और यहाँ से सिर्फ एक ही स्मॉल लीग है क्योंकि, तो एक ही सेफ बैट्समैन फरहान बिहारदीन, यहाँ से डोमिनिक हेनरीज, ये दोनों डिफ़ॉल्ट चॉइस होंगे स्मॉल लीग में। रपुलाना मेरे लिए पंट, निकी वैंडरबिल्ट डिफ़ॉल्ट चॉइस। अभी एक स्पेस मेरे लिए बाकी है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी ना, उसका एक और पेसर मैं ऐड कर दूंगा। अगर लायंस पहले बॉलिंग करवाती है तो मगाला और हॉकेन में से कोई एक, और अगर नाइट्स पहले बॉलिंग करवाती है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस के तौर पे आएंगे, अच्छा जैनसन अगर खेलते हैं तो जैनसन को ट्राई कर लेना, नहीं तो मोहाले। ठीक है, मोहाले खेले थे आखिरी मैच में, तो मोहाले ही मेरे लिए अभी अभी के लिए है। और मगाला और हॉकेन अगर लायंस जो है पहले बॉलिंग करवाती है तो। इसके सिवाय भी आपके पास जो ऑप्शंस होंगे, फेरिस्को एडम्स, ये भी लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। आखिरी जो 4 डे मैच हुआ था वहाँ पर इन्होंने भी अच्छा करा हुआ था, तो इनको भी आप थोड़ा बहुत बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जो है काउंट कर सकते हैं। पैट्रिक क्रूगर इनको ओपनिंग करने भेजा जा रहा है, जो कि मैं तो नहीं समझता इनका आइडियल पोजीशन है। बाकी टीम की मर्जी है, अगर टीम चाहे तो लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। सेफ रहने के लिए अगर आप चाहो रख सकते हो, लेकिन मैं शायद अपनी टीम में नहीं रखूँ। बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे। इन दोनों के अलावा विलम मार्शल का ऑप्शन होगा, यहाँ पर वैन ब्यूरेन और रपुलाना, ये 3 ऑप्शंस होंगे। तो मैंने तो इन रपुलाना को ऑलरेडी ले रखा है। इसके सिवाय विलम मार्शल और वैन ब्यूरेन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। और यहाँ से एंडिस गाउस, मैकवे तो मुझे नहीं लगता लेने का कोई ज़रूरत है किसी भी टीम में, फालतू में एक जाएगा ही जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि अब पिछले 2 साल से मैं इनका ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक भी मैच में अभी तक साबित नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट हैविंग ह्यूज पोटेंशियल। अच्छा, ये है गाउस यहाँ पे। तो ये तो यही कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा, बाकी टॉस के ऊपर डिपेंड करके थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। ये मैंने इसी हिसाब से बनाया है कि जो प्लेयर्स मतलब मैंने नहीं बताए हैं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे इस हिसाब से। अगर खेल लेते हैं तब तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। इस टीम में इस तरह के स्ट्रक्चर में कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करें तो मैं तो बोलरों के साथ चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डेरानो पोर्टगाइटर सेफेस्ट ऑप्शन है, और मेरे पास ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है कि मैं इनको नहीं बनाऊं, क्योंकि लोअर ऑर्डर में बैटिंग का जो ट्रेंड है उस हिसाब से डेरानो पोर्टगाइटर नंबर आएगा मोस्टली। ये अच्छे फॉर्म पर हैं और बॉलिंग भी 2-3 ओवर की तो मिनिमम करवा ही देंगे, उससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं। इसके सिवाय बॉलरों में से फंगीसो और शॉन वॉनबर्ग सेफेस्ट ऑप्शन है, ये सबके टीम में होंगे। आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बनाते हैं तो मुझे लगता है बहुत दिक्कत होना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको देंगे ही। इनसे ज़्यादा कोई दे सकता है लेकिन ये कुछ ना कुछ पॉइंट आपको देंगे ही। रिस्क लेना है, निकी वैंडरबर्ग स्मॉल लीग में अगर आपको रिस्क लेना है तो निकी वैंडरबर्ग को ट्राई ज़रूर करना, और बड़ी लीग में रिस्क लेना है तो डीसे को यहाँ से मैंने बता दिया है। और यहाँ पर आपको वैन ब्यूरेन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिनको आप बैट्समैन में से ट्राई कर सकते हो। हालांकि मैं बहुत सजेशन तो दूंगा नहीं बैट्समैन में से किसी को ट्राई करने का। और यहाँ पर अगर ये दोनों में से कोई खेलते हैं तो बड़ी लीग में डीसेको के साथ इनको भी कंसीडर करना नाइट्स के स्पिनर के रूप में। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।